सुख सागर है, ग्रंथागार है ये। हर बूंद मधु सी ज्ञान की है, मधुमय माधव का सार है ये, सार है ये। सा 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 नी 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 पा 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 मा 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 ग रे मा पा नी सा। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम न होंगे। मेहंदी हसन साहब की गाई हुई ये गज़ल इसलिए याद आई क्योंकि जिस स्थान पर अभी मैं खड़ी हूँ, श्री सरस्वती पुस्तकालय एवं वाचनालय, उसमें किसी ज़माने में स्वाधीनता आंदोलन के क्रांतिकारियों की, कांग्रेसियों की महफिलें सजा करती थी। जो परोपकारी होते हैं, दानी होते हैं, इतिहास रचने वाले होते हैं, वे मील के पत्थर बन जाते हैं। वे अपनी यश गाथा सुनने के लिए उपस्थित नहीं होते, वे यह देखने के लिए उपस्थित नहीं होते कि उन्होंने जो बीज बोया था वह कितना विशाल वटवृक्ष बन गया है और वह कितने लोगों को आश्रय दे रहा है, कितने लोगों के लिए प्रेरक है और प्रोत्साहन दे रहा है। श्री सरस्वती पुस्तकालय एवं वाचनालय 119 साल पुराना यह पुरातन पुरुष अपने अंदर स्वतंत्रता स्वाधीनता आंदोलन को लेकर होने वाली घटनाओं की, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक घटनाओं की अनेक स्मृतियों को और किंवदंतियों को अपने आप में समेटे हुए है। सागर उस समय मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण शहर था और दुर्भाग्य रहा कि अंग्रेजों को सबसे ज्यादा परेशान इसी क्षेत्र ने किया। 1861 के बाद उन्होंने इस क्षेत्र को दबाने का बहुत प्रयत्न किया। श्री सरस्वती पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना 1904 में हुई। यह वह समय था जब भारत में खड़ी बोली हिंदी के प्रचार एवं प्रसार की लहर चारों ओर व्याप्त थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंग्रेजों की भाषा की गुलामी से मुक्त करने के लिए खड़ी बोली हिंदी के प्रचार और प्रसार का बीड़ा उठाया। उन्होंने एक भारतेंदु मंडल बनाया जिसमें उनके बहुत सारे मित्र थे। कोई नाटक लिख रहा था, कोई कहानी लिख रहा था, कोई उपन्यास लिख रहा था, लेकिन सभी खड़ी बोली हिंदी में। हिंदी भाषा के संरक्षण के लिए हमें मिलकर कुछ कदम उठाने होंगे। बिल्कुल सही कहा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! उपन्यास हमारी अपनी विधा नहीं है भारतीयों की, यह हमने अंग्रेजों से सीखी। अंग्रेजी उपन्यासों का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद प्रारंभ हुआ। न केवल खड़ी बोली हिंदी बोलने का अभ्यास चल रहा था, बल्कि खड़ी बोली हिंदी का साहित्य भी प्रचारित प्रसारित हो रहा था अनेक विधाओं के रूप में। उठाना बहुत आवश्यक। देखिए, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए भारतेंदु मंडल की स्थापना की। इस मंडल के सभी सदस्य अलग अलग विधाओं में खड़ी बोली हिंदी में ही रचना करते थे। और इसी प्रकार हम सभी को खड़ी बोली हिंदी के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाना चाहिए और अंग्रेजी भाषा से निजात पाने के लिए हम सभी को कड़े से कड़े प्रयत्न करने चाहिए। आम लोगों की बौद्धिक जागृति और उनको मानसिक संकीर्णता से मुक्ति दिलाने के लिए सागर और सागर के वासी कभी पीछे नहीं हटेंगे। जब भी कोई कहानी, कविता, नाटक या निबंध लिखे तो याद रखे कि खड़ी हिंदी में ही लिखे, ताकि हम सब अंग्रेजी फारसी की मानसिक और सांस्कृतिक गुलामी से मुक्त हो सके और हिंदी राष्ट्र का निर्माण कर सके। जय हिंद! यहाँ के साहित्य प्रेमी, यहाँ के स्वाधीनता के प्रेमी, जो स्वाधीनता आंदोलन में पूरी तरह से प्रवृत्त थे, उन्होंने आपस में बातचीत करके एक संस्था बनाने का निर्णय लिया। एक ऐसी जगह जहां पर तमाम लोग आकर बैठ सकें, उन समाचार पत्रों को पढ़ें, नित नई रचनाएं छपकर आ रही हैं उनको पढ़ें। हमारे यहाँ साहित्यकारों को एक दिशा मिले कि उन्हें और किस तरह की रचनाएं लिखनी चाहिए। जब इस संस्था की स्थापना हुई थी तब ये एक बहुत छोटे से टीन के शेड वाले कच्चे मकान में थी। लकड़ी के गोल चिकने खंभों पर टिकी हुई टीन की छत, उसके नीचे बैठकर और क्रांतिकारी अपनी गोष्ठियां करते थे, आंदोलन की रूपरेखा बनाते थे। तो उन सारी राजनीतिक गतिविधियों का, क्रांतिकारियों की गतिविधियों का यह केंद्र साक्ष्य बना। उस समय वाचनालय का रूप बहुत पुराना ढंग का था। एक बहुत बड़ा भारी टीन का टपरा था
सभाएं होती थी, कार्यक्रम होते थे, कांग्रेस का कार्यालय था और ये स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र रहा है। सागर के लोगों को इस वाचनालय के द्वारा, इस पुस्तकालय के द्वारा ऐसी सामग्री प्राप्त हुई जिन्होंने उनके मानस को समृद्ध किया, उनको जागरूक किया कि हमारा पूरा भारतीय समाज आज किस प्रकार की संकीर्णताओं से घिरा हुआ है। हमें केवल अंग्रेजों से ही स्वतंत्रता नहीं चाहिए, देश के तमाम हिस्सों में, कोने कोने में जिस तरह से लोग अपना सर्वस्व त्याग कर स्वाधीनता प्राप्ति की राह पर चल पड़े हैं, हमें वहाँ चलना चाहिए। ये जागृति फैलाने के लिए सरस्वती पुस्तकालय एवं वाचनालय की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आजादी हमारा मकसद नहीं है। ये क्या बोल रहा है? आजादी का मतलब क्या है? हुकूमत को अंग्रेजों के हाथ से निकलकर पूंजीपतियों और ताकतवर हिंदुस्तानियों के हाथ में चले जाने दे, क्या ये है आजादी? नहीं, आजादी का पहला कदम है हर तबके के लोगों को बराबरी से जीने का हक मिले। मजहब के नाम पर किसी के साथ भेदभाव ना हो। क्या ऐसे मिलेगी आजादी? सिर्फ आदर्शवादी कल्पना है ये। इस मसले पर आज से संघर्ष नहीं करेंगे तो भारत एक आजाद देश तो होगा, लेकिन एक भ्रष्ट और सांप्रदायिक समाज बनकर रह जाएगा। हम सबको मिलकर बनाना है एक समाजवादी राष्ट्र और हमारी पार्टी के नाम में ये साफ जाहिर होना चाहिए। भारत माता की। मैं समझता हूँ जिला न्यायालय से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची प्राप्त करें तो आप ये पाएंगे कि पूरे आधुनिक मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागर के हैं, सागर जिले के हैं। आज हम यह कहने की स्थिति में है कि इसका श्रेय सरस्वती वाचनालय को जाना है, जो केंद्र हृदय स्थल था सेनानियों का, बैठने का, पठन पाठन करने का, ड्राफ्ट करने का। क्योंकि अगर प्रेस बंद कर दिया है छापा मार के अंग्रेजों ने, या अंकुश लगा दिया कानून बना के, तो हस्तलिखित, अब फिर उन हस्तलिखित की कापियां दूसरे लिखना, वो सारी गतिविधियों का केंद्र सरस्वती वाचनालय रहा है। आजादी की लड़ाई में तो अंग्रेजों के द्वारा ये सबसे मध्य प्रदेश का सबसे खतरनाक स्थान घोषित था। अंग्रेजों की लाल किताब में सबसे खराब स्थान का जिक्र है यहाँ पर। साहित्यकारों का एक पूरा समूह था यहाँ, और वो सब एक मत थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा ही हम बनाएंगे आगे चल के, जब भी भारत स्वतंत्र होगा। सूबेदार, हिंदी के जिस स्वरूप को राष्ट्रभाषा का सम्मान दिया गया, वो न तो सूरसागर की हिंदी है और न मानस की, बल्कि खड़ी बोली हिंदी है। बिल्कुल सही कहा भाई जी आप। गौरव के इस शिखर तक पहुंचने के लिए हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ा। बिल्कुल सही। और ये बात तो निर्विवाद है कि दिल्ली और मेरठ की प्रांतीय विभाषा के आधार पर ही हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी का विकास हुआ है। परंतु आरंभ में इसका नाम खड़ी बोली हिंदी ही क्यों पड़ा? ये विद्वानों के तमाम प्रयत्नों के बाद भी विवादग्रस्त ही है। आज से बोलचाल और लेखन में हिंदी भाषा का ही प्रयोग होगा, और यहाँ तक कि व्यापार में भी हिंदी भाषा का ही प्रयोग करेंगे। आज से हमारे प्रचार प्रसार का माध्यम नहीं होगा, बल्कि ये हमारा उद्देश्य होगा। इसके संस्थापक सदस्य जो हैं, उनमें श्री मन्नीलाल पांडे, श्री विश्वास राव भावे, श्री गोविंद प्रसाद शिलाकारी, श्री लल्ली प्रसाद पांडे, श्री पूर्ण चंद्र बजाज, श्री पन्नालाल बड़कुल वो सदस्य हैं जिन्होंने इस विशाल वटवृक्ष के नींव को मजबूत किया। वाचनालय की स्थापना स्वतंत्रता पूर्व हुई थी, इसलिए स्वतंत्रता संग्राम के जितने नेता रहे हैं मध्य प्रदेश संबंधित, सबका वाचनालय में आना जाना हुआ। पंडित रविशंकर कुल, द्वारका प्रसाद मिश्र, बाबू गोविंद दास, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सब यहाँ पर आए वाचनालय में, उनके कार्यक्रम हुए। और राष्ट्रीय नेताओं में भी जो सागर आए वो वाचनालय आए। मुंशी प्रेमचंद की पुत्री का विवाह सागर के वकील साहब थे वासुदेव प्रसाद श्रीवास्तव के साथ हुआ था, और यहाँ पर आए और वाचनालय में एक दिन जरूर आए थे। 1917 में वाचनालय के रिकॉर्ड के अनुसार सबसे पहला नाम हमें मैथिली शरण का है। 1917 में वो आए थे, उनके भैया सियाराम शरण भी थे, और उस समय जो समाज के अध्यक्ष थे वो भी थे। स्वतंत्रता के पहले 47 के पहले तो मुख्य रूप से राजनीतिक केंद्र था। स्वतंत्रता के बाद फिर वाचनालय में साहित्यिक गतिविधि को ध्यान दिया जाता। श्री सरस्वती पुस्तकालय एवं वाचनालय जन जागरण का केंद्र है।
इस संस्था के सामने तिराहा है, वहाँ आज भी सारे आंदोलन, सारी क्रांतियाँ, बैठकें, गोष्ठियाँ होती हैं, उन सब का ये आज भी गवाह बना हुआ है। इस वाचनालय के ठीक सामने एक फन्नूसा कुआं है। एक मार्मिक कथा उस कुएं को लेकर है यह कि उसके बिल्कुल सटा हुआ उससे एक बड़ा पीपल का, बरगद का वृक्ष था। अंग्रेज उस पर भारतीय क्रांतिकारियों को फांसी दिया करते थे, तो फांसी के बाद जो लटकी हुई लाशें होती थी वो उसी कुएं में गिराई जाती थी, इसीलिए उस कुएं का नाम फन्नूसा कुआं हो गया, फांसी वाला कुआं। जब मैं महिलाओं के क्षेत्र में, महिलाओं के लिए समाज के क्षेत्र में बाहर निकली तो उस समय से ही मैं इससे जुड़ी हुई हूँ। उस समय विशेष पर्दा हुआ करता था, महिलाओं को यहाँ पर आने में सुविधा होती थी और हम लोगों ने कई कार्यक्रम यहाँ पर किए हैं। 6 महीने के सिलाई बुनाई के कोर्सेस भी चलाए, उसी तरह से सॉफ्ट टॉयज बनाने के कोर्सेस चलाए। उसके कारण मैं इससे जुड़ती चली गई। आज़ादी के ज़माने से लेके हिंदुस्तान की आज़ादी, उसके बाद फिर राष्ट्रीय घटनाक्रम, उसके बाद फिर यहाँ के आंदोलन, इन सब का केंद्र सरस्वती वाचनालय रहा है। श्री सरस्वती वाचनालय सागर से मेरा बहुत पुराना और बड़ा घनिष्ठ संबंध है। स्वामी कृष्णानंद के नाम का उल्लेख करने का आशय यह है कि श्री सरस्वती पुस्तकालय एवं वाचनालय को वर्तमान रूप जो मिला है उसके पीछे उनका त्याग और उनका बहुत परिश्रम। तो मैं स्मरण करता हूँ रामकृष्ण पांडे जी का, मैं स्मरण करता हूँ राधेलाल माहेश्वरी का, मैं शिव कुमार श्रीवास्तव का स्मरण करता हूँ, आज तक के अध्यक्ष श्री के शिलाकारी एडवोकेट का स्मरण करता हूँ। लक्ष्मी नारायण जी यादव वाचनालय के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं। श्री सुखदेव तिवारी तो उसके सचिव हैं ही, लेकिन दरअसल में वे वह खंबा है जिस पर पूरा वाचनालय का प्रशासनिक ढांचा टिका हुआ है। 1961 से वहाँ जाना मैंने शुरू कर दिया। रोज नियमित रूप से जाता था वहाँ। जितने अखबार सागर में आते थे सबकी 1-2 प्रतियाँ वहाँ पड़ी रहती थी, तो हम लोग पढ़ते थे और वहाँ भीड़ भी बहुत लगती थी, बहुत लोग आते थे अखबार पढ़ने। माखनलाल जी चतुर्वेदी का कर्म भी बहुत आता था। सागर में पंडित ज्वाला प्रसाद जोशी ने केसरी निकाला था, छत्रसाल प्रेस की स्थापना हुई थी और सिपाही नाम का गजट निकाला उन्होंने। 20 से अधिक समाचार पत्र मंगाए जाने लगे। लोगों ने दान में किताबें दी। उन किताबों को पढ़कर, उन समाचार पत्रों को पढ़कर सागर की जनता में भी साहित्य रचना के लिए प्रोत्साहन मिला और जिनके अंदर भी ये लेखन के बीज थे वो बीज अंकुरित हुए, पुष्पित और पल्लवित हुए। जब इस संस्था की स्थापना हुई तब इसे पंडित मधुसूदन दुबे से 2 रुपए प्रति माह किराए के आधार पर इसको लिया गया। 1904 में इस संस्था की स्थापना के समय इसकी कुल पूंजी देवदार की एक छोटी सी संदूकची थी और लगभग 100-150 पुस्तकें थी। 1921 में इसको खरीद लिया गया 8,446 रुपए और 1921 के बाद से लगातार इसके एक तरफ खाली मैदान था, एक तरफ कुछ झोपड़ियां थी, तो उनको उस पूंजी से लगातार एक के बाद एक खरीदते गए और इस तरह इसका क्षेत्रफल बढ़ता गया। जो किराया आया वो इस संस्था के निर्माण में बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ। 1980 में जो इसके तत्कालीन अध्यक्ष थे उन्होंने इस कच्चे मकान के स्थान पर एक पक्की इमारत बनाने का प्रस्ताव रखा, जो कि स्वीकृत हुआ क्योंकि तब तक संस्था के पास उतनी धनराशि इकट्ठी हो गई थी। पंडित राधेलाल माहेश्वरी 1984 में इसके अध्यक्ष बने। उस समय उन्होंने इस पक्की इमारत जिसमें आज मैं खड़ी हूँ, इस इमारत को पूर्णता प्रदान की। उनके निर्देशन में यह इमारत बनकर पूरी हुई। इसके निर्माण का काम जो 1980 से चल रहा था वो 1984 में आकर पूर्ण हुआ। इतने वर्षों में इस इमारत का क्षेत्रफल विस्तार पा गया है। इसमें अनेक किराएदार हैं। उन किराएदारों को सागर के हृदय स्थल में एक ऐसा स्थान मिल गया है कि जहां वो बहुत आराम से अपना व्यापार व्यवसाय चला सकते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। इसके कुछ उद्देश्य थे, जैसे एक सरस्वती भवन का निर्माण करना और हमेशा इसमें सांस्कृतिक गोष्ठियां हों। यह एकमात्र ऐसी संस्था है जो बिना किसी सरकारी अनुदान के आज तक अपने ही बलबूते पर चल रही है। हमको इसलिए भी आवश्यकता नहीं है, हमें इतना किराया मिलता है कि कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ। पुस्तकें हैं पर्याप्त, किताबें हैं, पत्रिकाएं आती हैं हमारे यहाँ और कोई आर्थिक संकट नहीं है हमारे लिए, इसलिए हमने शासन से कभी धन मांगा नहीं उनके लिए। 1955-56 में जब मध्य प्रदेश ने एक
ट्रस्ट एक्ट बनाया और ये व्यवस्था रखी कि ये सारी, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, धार्मिक स्थान कोई भी हो, ये सब ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड हो गए, सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में। ये भी सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में दर्ज हो गया। इसका पंजीयन विधान है जिसके अनुसार इस संस्था के लोग कार्य करते हैं। इसमें 11 सदस्य होते हैं, एक मंत्री, एक उपमंत्री, एक अध्यक्ष, एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष, इसके अलावा 6 सामान्य सदस्य होते हैं। और ये सभी पंजीयन विधान के जो नियम है उसके अनुसार ही इनका चयन होता है और ये इनकी नियुक्ति होती है और उसी के अनुसार ये लोग कार्य करते हैं। एक शताब्दी हो चुका है करीब करीब और अच्छी हमारी संस्था चल रही है और भविष्य में भी यही चलती रहेगी, क्योंकि हमने इस तरह का विधान बनाया है कि कोई इसको गड़बड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि तो परिवर्तन होता रहेगा। आएंगे अच्छे लोग इसमें चलाएंगे और हम ये भी चाहते हैं कि हमसे भी अच्छा कोई काम करे। यूँ तो पूरी सृष्टि ही साहित्य है, गुरु है, प्रेरक है। हर पुस्तक ज्ञान की ऐसी बूंद है जिसके अंदर ज्ञान का अगाध समुद्र समाया हुआ है। और इन पुस्तकों का संग्रह यानी पुस्तकालय, इस दृष्टि से हमें काशी लगता है। काशी यानी प्रकाश। तो आत्मा को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करने वाले इन पुस्तकालयों की सार्थकता तब है जब ये वाचनालय से संबद्ध हो जाएं। क्योंकि पुस्तकालय में अलमारियों के अंदर रखी हुई किताबें तब तक सार्थक नहीं हो सकती जब तक उनके शब्दों को मुक्ति ना मिले। पुस्तकों का स्पर्श, उसके पन्नों में छिपी हुई खुशबू अपने आप में दिव्य और सुखद आनंद की अनुभूति देती है। हर राष्ट्र का एक इतिहास होता है, उसी तरह हर शहर का भी एक इतिहास होता है। हर व्यक्ति का एक अतीत होता है। सागर का भी एक इतिहास है और बहुत समृद्ध इतिहास है। इस शहर के अंदर भी 3 ऐसी चीजें हैं जो इसकी पहचान बनती हैं, जिनमें पहला है लाखा बंजारा झील। उस झील के कारण ही इस शहर का नाम सागर पड़ा, ऐसा लोग कहते हैं, और ये हो भी सकता है क्योंकि ये झील बहुत विस्तृत थी। दूसरी है यह संस्था श्री सरस्वती पुस्तकालय एवं वाचनालय। 119 साल की यह संस्था इस नगर की पहचान है। और तीसरी इस शहर की पहचान है महामना दानवीर डॉक्टर हरि सिंह गौर के द्वारा स्थापित सागर विश्वविद्यालय। वाचनालय यहाँ होने से बहुत सारी बड़ी हस्तियां यहाँ आती रहीं। जैसे 1954-55 में पृथ्वीराज कपूर सागर आए थे, पृथ्वी थिएटर्स के सारे कर्मचारियों और सहयोगियों के साथ। तब यहाँ पर मनोहर टॉकीज में उनके नाटकों का मंचन हो रहा था, नाटक उनके दिखाए जा रहे थे और उनको यहाँ वाचनालय में बुलाया गया था सम्मान के लिए। महादेवी वर्मा आई थी 83 में सागर। 2 कार्यक्रम हमने वाचनालय के स्थान पे पुलिस अकादमी में किए। तुलसी जयंती, बसंत पंचमी अभी परंपरा बन गई है। प्रदेश के और देश के ख्यातिनाम विद्वानों को बुला चुके हैं, जिनका जिक्र हमारे वाचनालय में है। पंडित ज्वाला प्रसाद जोशी यहाँ आया जाया करते थे, नंदलाल वाजपेयी यहाँ आए हैं, डॉक्टर रसाल यहाँ आए हैं। एक कार्यक्रम ऑल स्टेट्स पेंशनर एसोसिएशन का किया जिसमें हिंदुस्तान के सब राज्यों के पेंशनर आए थे। सबको आश्चर्य था कि इतने छोटे शहर में एक कार्यक्रम हो कैसे गया। 1999 से लेकर के और साहित्य गतिविधियां बड़ी स्तर पर चालू की गई शताब्दी समारोह के नाम पर। सागर के बाहर के जो साहित्यकार हैं उस शताब्दी समारोह में हमने सबको बुलाया है। एक हमने संग्रह किताब रचा रखा है जिसमें सब महापुरुषों के दस्तखत और उनके विचार हैं। हर पुस्तकालय काशी होता है। इसकी ज्ञान गंगा का अवगाहन करने से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। भारतीय संस्कृति धर्म और दर्शन पर आधारित है। यह सिखाती है कि मनुष्य देह धारण करना ही पर्याप्त नहीं है। मनुष्य अपनी मनुष्यता तभी सार्थक कर सकता है जब वह मानवीय संवेदनाओं से पूर्ण हो। शिक्षा हमारी इन्हीं मानवीय संवेदनाओं को परिष्कृत करती है। कहा जाता है कि बेटी जमीन और संस्थाओं का भाग्य होता है। अगर किसी बेटी को बहुत अच्छा घर वर मिल जाए तो वह वहाँ सुखी होती है, परिपूर्ण हो जाती है। उसी तरह अगर जमीन को बहुत अच्छा मालिक मिल जाए तो वह जमीन कितनी भी बंजर हो, वह मालिक उसको उपजाऊ बना लेता है, हरा भरा बना लेता है। उसी तरह संस्थाओं का भी भाग्य होता है कि उनको अच्छा संरक्षक, अच्छा संचालक मिल जाए। 1975 में इस संस्था का सौभाग्य दोबारा जागा और इसे पंडित सुखदेव प्रसाद तिवारी जैसा संरक्षक मिला। वर्तमान में वे सचिव हैं संस्था के। वे गांधीवादी चिंतक हैं, अध्यापक रहे हैं।
इसलिए अनुशासन उनके व्यक्तित्व में ही शामिल है। उनके व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग है अनुशासन। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, लेकिन वो नियमित रूप से 5 और 6 बजे के बीच में वाचनालय आ जाते हैं और 7-8 बजे तक इस संस्था का कार्य हुए देखते हैं सुचारू रूप से। सुखदेव प्रसाद तिवारी एक ऐसे साधक हैं जिन्होंने इस वाचनालय को इस समृद्ध स्थिति में लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उनका सहयोग करने के लिए इस संस्था में अभी अध्यक्ष पंडित के शिलाकारी जी हैं, जो एडवोकेट हैं, पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव, डॉक्टर मीना पिंपलापुरे और प्रोफेसर सुरेश आचार्य, ये सभी उनके सहयोगी हैं। 1975 में उसका आजीवन सदस्य भी बन गया। स्वामी जी ने मुझको कहा कि तुम वाचनालय की कार्यकारिणी में आ जाओ। उस समय जब चुनाव हुआ तो अध्यक्ष से ओपी तिवारी जबलपुर के, उपाध्यक्ष से मिस्टर विश्वनाथ प्रसाद हुक्का जो जनता स्कूल के प्राचार्य थे, मंत्री थे स्वामी कृष्णानंद जी और उप मंत्री मुझको चुना गया। जो सदस्य थे उनमें रामकृष्ण पांडे, श्रीकृष्ण शेरठ, सरदार सोहन सिंह, जयप्रसाद गंभीरपंथी, बिहारी लाल दरे, श्रीकृष्ण ताम्रकार, पद्म कुमार जैन उस समय कोषाध्यक्ष थे। ये 11 आदमियों की कमेटी बनी 75 में। स्वामी जी ने बहुत अच्छी योजनाएं बनाई, पर उसके बाद स्वामी जी अस्वस्थ हो गए और 78 में उनकी मृत्यु हो गई। स्वामी जी ने मुझसे जाते समय कहा था कि देखो बेटे, हमने जगह बचाई है, हमको वचन दो कि पूरी जगह पर तुम नई बिल्डिंग बनवा लोगे। हमने कहा कोशिश करेंगे, बाकी सब ईश्वर के ऊपर है। और आज हमें इस बात की खुशी है कि जितनी जगह स्वामी जी ने हमको बताई थी, आज उतने पूरे पर निर्माण हो गया है। 1976 में हम जिस कमेटी में बने थे, आज उन 11 मेंबरों में हम ही हैं सिर्फ, बाकी और कोई नहीं है। बड़ा मन में पट्टा लगता है, पर क्या करते हैं। पंडित सुखदेव प्रसाद तिवारी जैसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व का इस संस्था से जुड़ना इस संस्था का सौभाग्य है। इस संस्था में कुछ नया करने का हमेशा सोचते रहते हैं। जैसे अभी उन्होंने एक सम्मान स्थापित किया कि हर साल किसी एक साहित्यकार को सरस्वती सम्मान दिया जाएगा, जिसमें उसे एक बड़ी राशि प्रदान की जाएगी। वाचनालय की स्थापना जिन मनुष्यों ने की थी हिंदी की रक्षा के लिए, हिंदी के बढ़ावा देने के लिए, हिंदी की गतिविधियां बढ़ाने के लिए, उनकी भावनाओं की कदर करते हुए ये पत्रिका निकाल दी, जो आज हिंदुस्तान के बाहर भी जाने लगी है। बहुत पहले शिव कुमार श्रीवास्तव और आदिलाल माहेश्वरी वगैरह की योजना थी। सुखदेव प्रसाद जी तिवारी इसके लिए सहमत थे कि एक पत्रिका निकाली जाए सरस्वती वाचनालय। उस सिलसिले में उन्होंने मुझसे बात की, तो मैंने कहा कि ठीक है, अपन इस पर विचार करते हैं। तो मैंने डॉक्टर लक्ष्मी पांडे से आग्रह किया, वे तैयार हुई और सरस्वती वाचनालय का 8 साल पहले पहला अंक निकाला। तो त्रैमासिक पत्रिका साहित्य सरस्वती आरंभ हुई। पूरी स्कूपिंग करके, देख के, समझ के सारी पत्रिकाओं में हमारे जो संपादक हैं वो देखते हैं, सुरेश जी हमारे। देखिए, साहित्य का सिर्फ उत्थान या साहित्य के लिए प्रयास करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप अखबार पढ़ाएं या पुस्तकालय रख लें। हम लोगों ने इसको तो ये तय किया कि अब हम एक अच्छी स्टैंडर्ड की पत्रिका निकाले जाए इसकी। मैं विगत वर्षों से हिंदी त्रैमासिक पत्रिका साहित्य सरस्वती का नियमित पाठक रहा हूँ। विभिन्न लेखों में मानवीय नवरसों के साथ अध्यात्म, धर्म एवं राष्ट्र प्रेम को अत्यंत सरल रूप में उल्लेखित कर भावपूर्ण स्पर्श किया जाता रहा। साहित्य सरस्वती पत्रिका पर जब हम विचार करते हैं तो सबसे पहला जो विचार मानस पटल पर कौनता है वो ये है, जब वैचारिक आघातों का समय हो, वैचारिकता में सेंध लग रही हो, तब मनुष्य को सद साहित्य, सद चिंतन ही अच्छा रास्ता दिखाता है। 2014 में साहित्य सरस्वती का पहला अंक आया। इस अंक के आते ही सागर में बड़ा स्वागत हुआ और कई लोगों ने आशंका व्यक्त की कि इस तरह की पत्रिकाएं 1-2 अंक आने के बाद बंद हो जाती हैं। तो हम लोगों ने दृढ़ निश्चय किया कि हर हाल में निकालना है। और आपको सुन के सुख होगा कि हमने कोरोना काल में भी अंक नहीं बंद होने दिया, यानी अभी 32वां अंक निकला है और 6 विशेषांक इस दरमियान निकाले गए। पहला तुलसी विशेषांक, गांधी विशेषांक, पानी विशेषांक, घर विशेषांक, प्रेम विशेषांक और स्वप्न विशेषांक। धरोहर नाम से गांधी जी का एक लेख अवश्य होगा। यह है कि उसमें कुछ कविताएं भी होंगी और कहानियां भी होंगी, उपन्यास अंश भी हो सकते, लेकिन नाटक भी होगा। साहित्य सरस्वती नाम की जो एक पत्रिका यहाँ से निकलने लगी, वो तो आज साहित्यिकों के लिए बहुत बहुत ऊंचा स्थान रखती है, गौरव का स्थान रखती है। उसने तो सागर के सारे लोगों को ही साहित्यिक बना दिया शायद। और धीरे धीरे हिंदी का एक
विश्व स्तरीय जो स्वरूप बढ़ रहा है, वो सारी जानकारियां उस पत्रिका में निकलती हैं और वो पत्रिका लाजवाब काम कर रही है। देश भर से पत्रिका के बारे में चिट्ठियां आती हैं, जवाब आते हैं, प्रतिक्रियाएं आती हैं और हम उनको एज इट इज छापते हैं। हमारे खिलाफ भी भेजते हैं लोग प्रतिक्रिया, तो हम उसको ज्यों की त्यों छाप देते हैं। इस पत्रिका ने जहां सागर के साहित्यकारों को उनके सृजन को एक पहचान, एक ऊंचाई दी है, वहीं देश भर के साहित्यकारों को भी इसमें प्रकाशित होने के पश्चात पाठकों से रूबरू होने का अवसर मिला। इस पत्रिका के विशेषांक निकलते हैं और सब अपने आप में अनूठे होते हैं। ये अभी विशेषांक निकला है, आपको आश्चर्य होगा कि इसका विषय है पंचतत्व। मैंने अभी तक पंच तत्व को लेकर कहीं किसी विशेषांक को नहीं देखा। इसकी सामग्री पठनीय होती है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये पत्रिका संग्रहणीय भी है। वो जो विषय है उनमें भी नवीनता है और पर्यावरण, प्रकृति, समाज, संस्कृति से जुड़े हुए और विश्लेषण से जुड़े हुए विशेषांक होते हैं। सबका सहयोग मिलता है, सबके साथ तालमेल रखते हुए ये पत्रिका अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बनाए हुए है। सौभाग्य से ये कहे कि हमें डॉक्टर सुरेश आचार्य और लक्ष्मी जैसे मिल गए विद्वान हमारे यहाँ के, और बहुत ही अच्छा पत्रिका हमारी चल रही है। पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहाँ तरह तरह के लोग आकर बैठते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, वाचनालय का सदुपयोग करते हैं। उनकी बातों और उनके द्वारा रखी गई मांगों को पंडित सुखदेव प्रसाद तिवारी समय पर पूरा करने के लिए कटिबद्ध रहते हैं। जैसे अगर उनको गांधी वाङ्मय पढ़ना है तो गांधी वाङ्मय उनको वो उपलब्ध कराते हैं। अगर उन्हें कोई राजनीतिक सभा या गोष्ठी करना है तो उसके लिए वो समय पर अपना स्वराज सभागार उसको सजाकर संवार कर उपलब्ध कराते हैं। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इसका लोकार्पण उत्तर प्रदेश के तत्कालीन पूर्व राज्यपाल सत्यनारायण रेड्डी जी ने किया था और यह सभागार बहुत सारी महत्वपूर्ण गोष्ठियों का, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के सम्मान का साक्षी बना है। रत्नाकर है इस समय मैं सागर के किले में बैठी हूँ। इस किले को उदयन शाह ने बनवाया था 1660 से 1665 के बीच में। इस किले का विस्तार, इसके परकोटा, इसकी खूबसूरती और इसकी मजबूती, यह देखकर हम समझ सकते हैं कि जब उन्होंने यह किला बनवाया होगा तो कितना सशक्त और कितना खूबसूरत रहा होगा। उदयन शाह, जिनकी रियासत यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर दूर पड़ती है, गढ़पहरा, उन्होंने इन दोनों टोरियों को, या कहना चाहिए छोटे छोटे जो गाँव इस तलहटी में बसे थे, वामन खेड़ी और ललई टोरी, ये 2 गांव थे, उसके लिए उन्होंने सबसे पहले यह किला ही इस झील के किनारे बनवाया। इस खूबसूरत किले के दक्षिण द्वार की तरफ से सागर नगर बसना आरंभ हुआ। इसका नाम पहले सागर नहीं था। जब यह एक समृद्ध नगर बसा, उदयन शाह ने अपने बेटे अनूप शाह के नाम पर इसका नाम अनूपपुर रख दिया था। गोविंद पंत खेर जब यहाँ अनूपपुर में आते हैं तो इसके सौंदर्य और इसकी समृद्धि को देखकर, सागर झील की खूबसूरती को देखकर, इस किले की खूबसूरती को देखकर इतने मुग्ध हो जाते हैं कि वो अपने आप को गोविंद पंत बुंदेला कहलाना पसंद करते हैं और वो यहाँ इतने रच बस जाते हैं कि इसका नाम भी वो बदलते हैं और अनूपपुर से इसका नाम सागर रख देते हैं। अब इस सागर का एक दूसरा चरण आरंभ होता है इसके विकास का 1820 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आती है और पिंडारियों के दमन के बाद अंग्रेजों ने यहाँ बाकायदा अपना साम्राज्य स्थापित करना आरंभ किया और यहाँ से सागर के समाज में स्वाधीनता प्राप्ति की हलचलें आरंभ होती हैं और सागर का समाज धीरे धीरे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए न केवल एकजुट होने लगता है बल्कि वह अपने समाज के अंदर फैली हुई तमाम विकृतियों को दूर करने के लिए भी जागरूक होता है। 10 मार्च 1810 में ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटिकल एजेंट था, उसके नेतृत्व में वही महार सैनिक जिनके युद्ध करने से सागर मिला था, वो महार सैनिकों को सागर लाया गया। यहाँ एक पर्चा छापा गया, वो पढ़ा गया और कहा कि आज से आप ब्रिटिश प्रजा बन गए। अंग्रेजों का राज सागर जिला में हो गया। I want all activists. Yes, sir. उन्नीस 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह किला
सागर के आंदोलनकारियों के लिए बहुत ही एक सुरक्षित और सक्रियता वाली जगह बनी, एक पनाह गाह बनी उन लोगों के लिए। स्वतंत्रता संग्राम के समय में वाचनालय में पूरे प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मार्गदर्शन मिलता था। वो यहाँ रात रुकते थे भी, उनकी सारी व्यवस्थाएं होती थी उनको। इससे जुड़े हुए लोग जो आंदोलनकारी थे, अब्दुल गनी, जहूर बख्श, मौलवी चिरागुद्दीन, पद्मनाभ तेलंग, कृष्ण सैलेट, साथ में पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी, केशवराव खांडेकर, आंदोलन में कब क्या करना है, किससे क्या कहना है, कब सभा होगी, कौन बोलेगा, ये सारी बातें ये वाचनालय के सामने बैठकर तय करते थे। और जब अंग्रेज इन पर लाठियां भांजते थे और ये दौड़ते थे तो इस किले की तरफ दौड़कर ही और आसपास की टोरियों के पास जाकर ही इनको पनाह मिलती थी। उन्नीस 1942 को पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी ने वाचनालय के सामने बड़ा ही ओजस्वी भाषण दिया। तो उनके उस ओजस्वी भाषण को सुनकर वहां पर जो बड़ा हुजूम था उसको देखकर अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार किया और उनको 1.5 साल का कारावास सुनाया गया। इसी आंदोलन के तहत अब्दुल गनी गिरफ्तार हुए। और यह आंदोलन ऐसा था कि जिसमें केवल पुरुष ही नहीं, स्त्रियां भी भाग ले रही थी। यमुना ताई का नाम सबसे आगे आता है। यमुना ताई एक महिला विद्यालय था, उसकी संस्थापिका भी थी और उसकी संचालिका भी थी। उनके साथ शकुंतला हार्डिकर का नाम आता है। ये ऐसी महिलाएं हैं जिनको 6-6 माह का कारावास भी दिया गया। इस समय मैं गढ़पहरा में हूँ। 17वीं सदी के राजा उदन शाह की ये रियासत है। किसी जमाने में यह किला बहुत ही सुंदर और भव्य रहा होगा, अब तो खंडहर में परिवर्तित होता जा रहा है। और ऐसा कहा जाता है राजा साहब के लिए कि शीश महल के ऊपर जो एक छत है, बाउंड्री की तरह, बरामदे की तरह है, उस पर वे रोज सितारों पर बाण चलाया करते थे कि अपने तीर से मैं सितारों को तोड़ दूंगा। ऐसी कई किंवदंतियां इस शीश महल के साथ और राजा उदन शाह के साथ जुड़ी हुई हैं। ये बड़ी ही खूबसूरत और शांत रियासत है उनकी। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस समय सागर के क्रांतिकारियों को वहाँ अंग्रेजों की लाठियां खाकर भागने के लिए एक जगह तो सुरक्षित थी सागर का किला, और दूसरी फिर ये गढ़पहरा का किला। यहाँ वे आकर न केवल अपने आप को बचाते थे, बल्कि यहाँ बैठकर फिर वो रणनीतियां तय करते थे जो वो श्री सरस्वती पुस्तकालय एवं वाचनालय के अपने सभागार में, जो वो अंग्रेजों के डर के कारण, अंग्रेजों के भय के कारण जो सभाएं नहीं कर पाते थे, तो भाग कर आते थे और यहाँ कहीं छिपकर और यहाँ वे अपनी आगे की रणनीति तय करते थे। सुख सागर है। यूज एंड थ्रो को हम पश्चिमी संस्कृति से जोड़कर देखते हैं कि कोई भी वस्तु हो या मनुष्य हो, उससे काम निकल जाने के बाद उसको दरकिनार कर देना, उसको उपेक्षित कर देना। लेकिन भारतीय मनुष्यों की भी इस प्रवृत्ति पर रहीम ने एक बहुत अच्छी बात कही है। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के भय नदी सिरावत मोर। जब तक विवाह होता रहता है
तब तक मोर दूल्हे के सिर पर सजा रहता है, लेकिन जैसे ही विवाह हुआ कि उस मोर को नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। जहाँ यह एक सत्य है, वहीं दूसरा सत्य यह है कि हम अपने इतिहास को सहेज कर रखते हैं और धरोहरों से बल्कि भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। उसी का प्रमाण है ये गोलमेज। 1931 में जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ लंदन में, उसमें गांधी जी ऐसे पहले सदस्य थे, पहले कांग्रेसी थे जो आधिकारिक रूप से उसमें सम्मिलित हुए, और उसी की स्मृति को सहेजने के लिए इस वाचनालय ने यह गोलमेज बनवाई जो आज तक सुरक्षित है। सरस्वती वाचनालय एवं पुस्तकालय सागर की एक ऐतिहासिक धरोहर है और जो पिछले लगभग एक सदी से सागर में लोगों को अपनी सेवाएं दे रही है। इस संस्था का संबंध आज़ादी के आंदोलन से है और जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1942 का आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ था, उस समय भी यही स्थान उस आंदोलन का केंद्र था, जहां लोग इकट्ठे होते थे, जहां लोग संघर्ष करते थे, महात्मा गांधी के नारे लगाते थे, देश की आज़ादी के नारे लगाते थे। गांधी जी 1933 में यहाँ पर आए थे। उस समय उनका गांधी जी का पर्चा छपा था और इस पर्चे में सरस्वती वाचनालय का नाम है कार्यालय। नजरबाग में महात्मा गांधी का निवास बनाया गया था, वहाँ पर 2 दिन वहाँ पर रुके हुए थे। पूरे कार्यक्रम नगर में जो हुए थे वो सब पूरे कार्यक्रम है, जानकारी है। जैसे इन सबको पता चला कि सागर राष्ट्रपिता बापूजी के चरण कमल द्वारा ये पवित्र हुआ है और ऐसे स्थान के लिए हम सब सागर वासियों के मन में कितना अधिक प्रेम गौरव का स्थान है, क्या शब्दों में बयान किया जा सकता है? मुझे लगता है नहीं। ये संस्थान निश्चित रूप से गांधी के और समाज के प्रति पूर्णतः कमिटेड है। इस गोलमेज को देखकर यहाँ आने वाले, पढ़ने वाले, वाचनालय के बारे में जानने वाले लोग यह समझ सकते हैं हमें अपनी धरोहरों से किस तरह भावनात्मक रूप से जुड़े होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति को आगे ले जाती हैं, हमारी संस्कृति की पहचान है और हमारी संस्कृति जिस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है उसके साथ यह भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई बातें भी हमारे साथ साथ आगे चलती हैं। इतिहास केवल वह नहीं है जो सत्ताओं के निर्देशन में लिखा जाए या उनके दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उसके अनुसार लिखा जाए, प्रमाणों के साथ ऐतिहासिक धरोहर के रूप में उसको सुरक्षित रखा जाए, बल्कि इतिहास वह भी है जो लोकमानस और लोक चेतना की भागीरथी बनकर निरंतर प्रवाहित रहे, निरंतर बहता रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहे, साथ में जीवंत और सशक्त संस्कृति बनकर अनुभूति गम्य बना रहे और दृश्य होता रहे, सामने दिखाई देता रहे। इस संस्था के मंत्री श्री प्रेम नारायण तिवारी ने 1936-37 से 1951-52 तक का संपूर्ण विवरण प्रकाशित कराया। संपूर्ण विवरण मतलब आय व्यय का ब्यौरा, दान से कितना आया, किराए से कितना आया और व्यय कहाँ कहाँ किया गया, इतने वर्षों में जो भी गतिविधियाँ इस वाचनालय में होती रहीं वो सब कुछ विवरण उसमें था। इसके बाद 1917 से 1987 तक का विवरण श्री मोतीलाल चौरसिया जी ने तैयार कराया, लेकिन वह प्रकाशित नहीं हो सका, तो उसमें 10 वर्ष का विवरण और जोड़कर 1997 में संपूर्ण विवरण प्रकाशित कराया गया। और इस विवरण को तैयार करने में पंडित सुखदेव प्रसाद तिवारी जो तत्कालीन उप मंत्री थे संस्था के, और साथ में अध्यक्ष श्री राधेलाल माहेश्वरी जी का पूरा सहयोग मिला। जब यह संस्था स्थापित हुई 1904 में, तभी से यह संवेदना के स्तर पर ही सागर के समाज से जुड़ी रही। इस संस्था की संवेदनशीलता का चरम उत्कर्ष हम तब देखते हैं जब 1995 में
इस नरियावली नाके के मुक्तिधाम में इस संस्था ने एक छोटा जमीन का टुकड़ा खरीदा और यह भवन निर्मित किया। इस भवन के निर्माण का उद्देश्य यह था कि जब समाज के लोग अपने प्रियजन को अंतिम विदाई देने के लिए आते हैं तो दुख के बोझ से दबे हुए होते हैं और चिता अपनी अंतिम परिणति तक पहुँचे तब तक प्रतीक्षा कर सकें धैर्य से, इसलिए इस भवन का निर्माण हुआ था। इस भवन में एक लॉकर रखा हुआ है जिसमें छोटे छोटे खंड हैं। किसी दानी ने लाकर यहाँ रख दिया है। जो लोग अस्थि संचय के बाद तुरंत वो अस्थियां अपने घर नहीं ले जा सकते, इस लॉकर में रख देते हैं और जब उनके लिए परिस्थितियां अनुकूल होती हैं वे उन अस्थियों को उठाकर ले जाते हैं। इस दौर में हम देख रहे हैं जो पाठन का कार्यक्रम है पुस्तकों का वो थोड़ा कम हुआ है। सोशल मीडिया ने परस्पर संपर्क को बढ़ाया भी है, परंतु सोशल मीडिया ने समाज को नितांत व्यक्ति के रूप बना दिया है। आदमी एकांतिक हो गया है। पर सरस्वती वाचनालय और पुस्तकालय वो स्थान है कि जो समाज के हर व्यक्ति को सामाजिक बना सकता है। जीवंत ज्ञान जो मिलता है वो समाज में मिलने जुलने से मिलता है और सरस्वती वाचनालय इस मिलने जुलने का सबसे बड़ा केंद्र है। आप अगर देखें तो वाचनालय में बहुत पुरानी पुस्तकें और बहुत पुरानी पत्रिकाएं जिनकी अब अंक उपलब्ध नहीं है वे भी आपको मिल जाएंगी। गांधी जी का तो लगभग सारा वाङ्मय वहाँ पर उपलब्ध है। हिंदी साहित्य का सम्मेलन के नाम पर गोष्ठी चलाते थे, उसका करनी टूटा, उन्होंने उसको ऑनलाइन गोष्ठी करके आज भी वो चल रही है और विभिन्न प्रांतों के कवि उसमें भाग ले रहे हैं। साहित्य के लिए जो ताकत चाहिए, जन समर्थन चाहिए, वो सब उस ऑनलाइन कार्यक्रम से मिलने लगा। आज के युग में ये मोबाइल कंप्यूटर का जो रुझान है इलेक्ट्रॉनिक बहुत अधिक हो गया है, तो हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जगह है, हम कंप्यूटर ले लें 10 बार और बुजुर्गों को निःशुल्क उनको ट्रेनिंग दें, शिक्षा दें। बिल्कुल कंप्यूटराइज होना जरूरी है आज के ज़माने में, क्योंकि पूरी दुनिया इसी पे आधारित हो गई है। पूरी पुस्तकें तो कोई खरीद नहीं सकता। पुस्तकालय का महत्व ये होता है कि वहाँ पुस्तकें इकट्ठी होती हैं। पुस्तकें ही है जो जिसने सभ्यता को आगे बढ़ाया है। इस संस्था ने जो और भी प्रकार की भूमिका अदा की है कि बहुत सारे लोगों को विचार की दृष्टिकोण से, साहित्य के तौर पर, संघर्ष के तौर पर, रचना के तौर पर प्रेरित करने का काम किया है। तो ये सागर के लोगों के लिए एक प्रकार की प्रेरणा भी है। इस संस्था को आगे ले जाना, इस संस्था को और बेहतर बनाना, ये दायित्व तो सारे शहर का है। प्राचीन वैभव जो हमारे प्राचीन वैभव होते हैं उनमें से एक है। तो वाचनालय राष्ट्रीयता का एक महत्वपूर्ण मुकाम है और उसने भारतीय राष्ट्रीयता के लिए जागरण करने के लिए भी काम किया। पूरे सीपी एंड बरार, उस समय ये मध्य प्रदेश या महाकौशल ये कोई नाम नहीं था। अब तो माने आज हम यह कहने की स्थिति में हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे पुराना वाचनालय ये सागर का है। कोशिश करूंगा जितना बने हम करें, कलम से करें, लड़ें। कलम से लड़ने के सिवाय कोई हमारे पास उपाय नहीं है। नगर की प्रसिद्ध संस्था है, हृदय स्थल में है। केंद्र के स्टेट की सारी अखबार किताबें, एक से एक पुरानी किताबों का भी अध्ययन करें, यही हमारा संक्षिप्त आपका कथा में आते हैं। ईश्वर चाहे हमें जितनी उम्र दे हम संस्था के विकास में लगे रहें, ये भावना है हमारी। किसी भी राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति उसके पुस्तकालयों में ही सुरक्षित एवं संरक्षित होती है। इसलिए पुस्तकालयों का विकास, उनकी सुरक्षा, उनके संरक्षण का उत्तरदायित्व सरकार के साथ साथ, संस्थाओं के साथ साथ जन सामान्य का भी होता है। पुस्तकालय राष्ट्र का गौरव होते हैं। जैसे जैसे पुस्तकालयों की संख्या बढ़ती जाएगी, जेलों की संख्या घटती जाएगी, अपराधों की संख्या घटती जाएगी। सुख सागर है, रत्नाकर है, आगार है, ग्रंथागार है ये, हर बूंद मधु सी ज्ञान की है, माधव का सार है, सार है ये, सुख सागर है, सुख सागर है, रत्नाकर है, आगार है,
सागर है ये,